मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन जो है क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये 9th और 11th के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग के इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट एसे, जिसका नाम है प्लीजेंट मूवमेंट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं किसान आंदोलन के रूप में भी देखते हैं इसको हम लोग प्लीजेंट मूवमेंट को। तो ऐसे ऑन प्लीजेंट मूवमेंट क्या होता है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरा का पूरा फुल। और इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। और वीडियो थोड़ा-सा भी आप लोग को पसंद आएगा डिस्टेंस, तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लीजेंट मूवमेंट को, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं डिस्टेंस किसान आंदोलन। प्लीजेंट मूवमेंट पर अगर आ जाए, देखिए किसान आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, करंट में इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए पूछ भी सकता है आप लोगों से। देखिए पहली जो महत्वपूर्ण, जब भी किसी का भी अगर रहे, तो पहला तो हेडिंग बन जाता है आप लोग का इम्पोर्टेंट, इंट्रोडक्शन ही बनता है। पहला जो हेडिंग बनता है इंट्रोडक्शन बनता है। पहली हेडिंग जो बनती है वो इंट्रोडक्शन की होती है। तो प्लीजेंट मूवमेंट में अगर देखा जाए इंट्रोडक्शन के बारे में, तो आवर कंट्री इंडिया इज एग्रीकल्चरल एंड एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पर देखा जाए, हेयर इज द बैकबोन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत पहले से भी लोग जानते आए हैं इसके बारे में, कि जो इंडिया है, तो यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो कंट्री का क्या है, बैकबोन है। और इकोनॉमिक मामले में अगर देखा जाए, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानते हैं कि आज भी जो है लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड करती है, वो फार्मर ही है, एग्रीकल्चर पर ही वो लोग डिपेंड करते हैं। मोर देन मोर देन 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। देखिए 3/4 बहुत ही महत्वपूर्ण एडिशन। 3/4 का मतलब हो गया, यानी गांव में रहने वाले जो लोग हैं, 3/4 यानी 3/4 जो पॉपुलेशन है, वो किस पर डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पर ही वो डिपेंड करते हैं। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एग्रीकल्चर इज इंडिया इन डिपेंड ऑन मानसून एंड इट इज वेल नोन दैट एवरी ईयर ए लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री इज अफेक्टेड बाई ड्रॉट एंड फ्लूड्स। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। जाहिर सी बात है कि जो एग्रीकल्चर होता है वो मानसून पर डिपेंड करता है। और हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक साल का ये देखा गया है कि एवरी ईयर द लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री इज अफेक्टेड बाय द ड्रॉट एंड फ्लूड। मतलब देखा जाए तो सूखे और बाढ़ की चपेट में भी क्या होते हैं, बहुत से एग्रीकल्चर के जो एरिया होते हैं वो इसके संपर्क में आते हैं। जिसे देखा जाए तो फसलों की बड़ी बर्बादी होती है बहुत तरीके से, कहीं सूखा की वजह से गड़बड़ हो जाता है, तो कहीं पानी की वजह से, क्योंकि जो पानी का जो डिवीज़न है, सेपरेशन है, वो सभी जगह पर क्या है, इक्वली रूप से सेम नहीं है। यहाँ पर जो दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट आता है हम लोगों का, तो आता है इम्पोर्टेंट क्या है, हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, तो देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा देखिए हम लोग का महत्वपूर्ण पॉइंट क्या आता है। यहाँ पर हेडिंग वाइज अगर मैं आप लोग को सारा डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पर प्रेजेंट मूवमेंट का, तो दूसरी हेडिंग आप डालेंगे डेफिनेशन ऑफ फार्मर मूवमेंट। देखिए फार्मर मूवमेंट होता क्या है, अगर एक्चुअली पूछा जाए फार्मर मूवमेंट या तो प्लेजेंट मूवमेंट के बारे में, तो द मूवमेंट डन टू चेंज द एग्रीकल्चर पॉलिसी इज कॉल्ड द फार्मर मूवमेंट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा जाए जो पंजाब में कितना जब बड़े पैमाने पर देखा जाए तो फार्मर्स मूवमेंट हुआ था। पिछले लास्ट ईयर में अगर देखा जाए, तो 1-2 साल जब पीछे जाएंगे आप, तो कितने बड़े पैमाने पर प्रभावित किया था ये तो था। तो इसलिए मैं डिस्कस आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, करंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऑन प्लीजेंट मूवमेंट, तो ये हो जाएगा आप लोग का मूवमेंट डन टू चेंज द एग्रीकल्चर पॉलिसी को चेंज करने के लिए जो मूवमेंट चलाया जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं फार्मर मूवमेंट। ठीक है, ये जो है पॉइंट होगा आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, पॉइंट नंबर सेकेंड। तो पॉइंट नंबर सेकेंड में छोटा सा केवल है डिफिनेशन है, और सबसे बड़ी बात है डिफिनेशन की, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को बताया जा रहा है। दी एक बार आप लोग देख लेते हैं इसको, तो बहुत अच्छे से आप लोग लिख पाएंगे, और 2-3 बार आप लोग लिखे तो आपको पूरा एकदम पक्का याद हो जाएगा। थर्ड जो देखिए इसमें हेडिंग क्या बनाएंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स। देखिए तीसरा जो हेडिंग इसमें आता है महत्वपूर्ण रूप से, प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होता है, फार्मर्स के प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इंडियन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। भाई जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि बैकबोन कहा जा रहा है, तो इंडियन इकोनॉमी जो होती है वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया लिव इन विलेज। इंडिया के जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो कहाँ होते हैं, गाँव में रहते हैं। द फार्मर इज द लीडर ऑफ द सोसाइटी, द फार्मर इज द लीडर ऑफ द सोसाइटी, बट देयर कंडीशन इज वर्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो किसी भी सोसाइटी के लिए जो फार्मर होते हैं कितने महत्वपूर्ण हैं, और लेकिन उनकी कंडीशन जो होती है डिसेंस बहुत ही वर्स होती है, बहुत ही देखा जाए दयनीय होती है, बहुत ही भद्दी होती है। कहने का मतलब क्या है कि किसान क्या करते हैं, खुद अन्न को उपजाते हैं, लेकिन उनके पास ही कभी कभी क्या होता है, खाने के लिए नहीं होती चीज़ें। तो कितनी परिस्थितियाँ विषम हैं, इससे आप खुद समझ सकते हैं।
और मुझे भी इस बात का बहुत ही प्राउड है, गर्व है कि मैं भी किसान से भी परिवार से भी बिलॉन्ग करता हूँ और एग्रीकल्चर हमारे यहाँ भी है। हम लोग भी एग्रीकल्चर करते हैं प्रत्येक ईयर, एवरी जो भी सीज़न आता है तो उसमें हम लोग करते हैं, बड़ा आनंद आता है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखिए जीडीपी का जो होता है 13% जो हिस्सा होता है डिसेंस, वो किससे तैयार होता है? वो एग्रीकल्चर के बेस होता है, ठीक है ना? द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, जीडीपी जो होता है, वो 13% किस पर बेस्ड होता है? एग्रीकल्चर पर। येट द कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर इज कंसिडरेबल, तो इस प्रकार से देखिए इनकी जो कंडीशन को है, इस पर एक बार अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉब्लम्स है कुछ जो महत्वपूर्ण हैं, जो फार्मर्स के और इस पर ध्यान भी देना चाहिए, विशेष रूप से चाहे भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज हों तो उनको इस पर। देखिए चौथी महत्वपूर्ण रीडिंग इसमें क्या आप लोग का बनेगा? फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड दियर डिमांड। देखिए फार्मर ऑर्गेनाइजेशन क्यों किए जाते हैं, फार्मर्स संगठन क्यों बनाए जाते हैं और उनके डिमांड क्या होती हैं? शरद जोशी डिड द बिगेस्ट टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग द फार्मर्स इन महाराष्ट्र। देखिए शरद जोशी जो थे, वो महाराष्ट्र में इनका जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए थे, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये इनका पहला कदम था एक तरीके से बड़े लेवल पर देखा जाए। बाई प्रोवाइडिंग प्रॉपर प्राइस टू द फार्मर्स फॉर दियर प्रोड्यूस। लिक्विडेशन कहने का मतलब क्या है कि जब भी अगर चीज़ें तैयार होती हैं, कोई भी चीज़ें, प्रॉपर प्राइस टू फार्मर्स फॉर दियर प्रोडक्शन, तो प्रोड्यूस अगर कोई चीज़ें होती हैं तो उनका देखते हैं कभी कभी रेट जो होता है, कभी 40 रुपये की भी गोभी मिलती है, कभी कभी 1 रुपया या तो फ्री में भी मिलता है। ये बहुत ही चीज़ें होती हैं। तो एक ऐसा उसका मानक बनाया जाए, एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया जाए कि फसलें तो तैयार हो रही हैं लेकिन उनका इस प्रकार से जो वेस्टेज होता है तो वो ना हो, किस प्रकार से एक पॉलिसी लाई जाए। A belief of created in them that they can organize and improve their condition, और वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और भी बेहतर तरीके से फार्मर्स अपने आप को और अपनी परिस्थितियों को और उसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर को भी, सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर एरिया जो है उनको किस प्रकार से वो चेंज कर सकते हैं। मैंने पहले बताया क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी बच्चों के लिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर पर जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले बच्चे हैं, क्लास और 10th और 12th वाले बच्चे, तो उनके लिए तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल सकता है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, एक छोटा सा नंबर आप लोग को मिलेगा 950 690 225 7 नाम का, उस पर आप लोग को एक मैसेज डालना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 5वें पॉइंट पर, रीजन्स फॉर फार्मर्स मूवमेंट। देखिए क्या रीजन है फार्मर मूवमेंट्स के? द बेनिफिट्स ऑफ द न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक्स टू द ऑर्डनरी फार्मर्स कैन नॉट गेट इट। देखिए कि मुख्य रूप से क्या होता है, जो भी ऑर्डनरी अगर फार्मर्स होते हैं तो वो एग्रीकल्चर टेक्निक्स को नहीं जानते बेहतर तरीके से। राइजिंग प्राइजेस ऑफ सीड्स, फूड एंड मेडिसिन एंड इन प्रोपोर्शन टू दैट द। तो चलिए डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर जो बातें आप लोगों के साथ हो रही है, प्रोपोर्शन टू डेट द फार्मर्स आर अनेबल टू गेट द फुल वैल्यू ऑफ द ईयर प्रोड्यूस। तो जो चीज़ें पाते हैं उनका फुल वैल्यू जो है वो नहीं पा पाते हैं, क्योंकि देखते हैं आप लोग कि जब वो मार्केट में लाते हैं, किसी सट्टी में जाते हैं, वहाँ सामान उतरता है तो वहाँ से फिर लोग बेचने वाले हैं, मतलब इसमें भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं से बिचौलिए जो हैं इसमें भी पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होता है, फार्मर मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी पड़ जाता है कभी कभी बीच बीच में। देखिए सीड्स हो गया, फूड एंड मेडिसिन हो गया, एंड इन प्रोपोर्शन टू दैट द फार्मर्स आर अनेबल टू गेट द फुल वैल्यू ऑफ देयर प्रोड्यूस। इंडियन एग्रीकल्चर शुड नॉट बी गिवन द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रीज। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। द गवर्नमेंट डिसाइड्स द प्राइस ऑफ द गुड्स प्रोड्यूसेस बाय द फार्मर्स हुज सपोर्ट प्राइस इज बिलो द मार्केट प्राइस। देखिए ये क्या होता है, एक तरीके से गवर्नमेंट भी जब डिसाइड करती है प्राइस वैल्यू को, तो वो क्या करता है, मार्केट प्राइस को जब करती है तो हमेशा क्या होता है, वो वैल्यू को बिलो करते हैं। ये भी कहीं न कहीं से होता है, सस्ते में खरीद लेती है गवर्नमेंट वगैरह, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये पॉलिसी जो है उसमें कुछ चेंजिंग चाहिए, कुछ इसीलिए देखिए फार्मर्स मूवमेंट होते हैं, इसमें कि फार्मर्स का जो नुकसान होता है तो उनको सामने आना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द फार्मर मूवमेंट। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने जो यहाँ पर फार्मर मूवमेंट्स अभी देखा जा रहा था वर्तमान में, जिसे नहीं कहा गया था कि मार्केट में गिरेंगे तो पैकेट में आएगा सामान वगैरह, जो बिकने उकने वाली चीज़ें होंगी, तो उसी के बेस पर मैं देखिए बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द फार्मर मूवमेंट्स। एट प्रेजेंट द स्ट्रगल ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज गोइंग ऑन बाय द फार्मर्स लीडर टिकैत एंड हिज एसोसिएट्स। देखिए टिकैत की बात बड़ा पॉपुलर था इस समय, टिकैत का नाम बड़ा फेमस से आ रहा था, और हिज एसोसिएट्स मतलब जो उनको समर्थन दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो प्रेजेंट स्टेटस फार्मर का देखा जाए तो टिकैत का नाम बहुत ही ऊपर लिया जा रहा है उसमें, और ये फार्मर मूवमेंट्स में क्या है, अपने महत्वपूर्ण योगदान को दे रहे हैं। तो इसमें जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखिए प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द फार्मर मूवमेंट्स में क्या होता है,
इन विच इट इज़ मेनली टू रिस्टोर एमएसपी। देखिए एमएसपी का जो दाम वगैरह नहीं था कि यहाँ बिकेंगे वहाँ बिकेंगी सामानें जो हैं चीज़ें जो हैं, तो फार्मर मूवमेंट्स हो गया था। देखिए यहाँ पर जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। कभी एक समय था कि जय जवान जय किसान का नारा था और यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल वहाँ पर जो आप लोगों का क्या पंजाब में देखा गया, हरियाणा में देखा गया कि जय जवान और जय किसान एक दूसरे के अपोजिट थे। मतलब किसान अपना जो फार्मर मूवमेंट्स कर रहे थे तो उनको रोकने के लिए आर्मी वगैरह को लगाया गया था। तो जय जवान और जय किसान एक दूसरे के जस्ट अपोजिट थे। बड़ा ये क्रिटिकल कंडीशन था, सिचुएशन दिखाया तो क्या कंडीशन बन चुकी थी। इन विच इट इज मेनली टू रिस्टोर एमएसपी एंड strengthen मंडीज एज वेल एज टू प्रोवाइड फेयर गवर्नमेंट प्राइस टू पैडी वेट क्रॉप। तो एक तरीके से क्रॉप वगैरह जो है क्रॉप फसलों के लिए देखिए लाया जाता है मुख्य रूप से। तो ये भी बहुत ही फार्मर मूवमेंट्स जो है वो बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है और उसमें कुछ चेंजिंग होना चाहिए। और जैसे चीज़ें हो जाती है तो प्रभावित करती हैं लोगों को। देखिए डिस्टेंस जब ये बात आप लोग लिख लेते हैं इतना तो आप लोग के लिए पर्याप्त रहेगा। बहुत ही मोस्टली मतलब इतना अगर आप लिख देते हैं तो फार्मर्स मूवमेंट्स अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए या फार्मर्स जो ये मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ प्रेजेंट मूवमेंट के बारे में, तो इतना आप लोग के लिए पर्याप्त रहेगा। देखिए 7वां एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इपिलॉजी या तो कंक्लूजन क्या होता है। भाई जाहिर सी बात है अगर इंट्रोडक्शन किसी चीज़ को कर रहे हैं हम लोग तो उसका देखिए निष्कर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कंक्लूजन क्या निकल कर आया। इपिलो इपिलॉग और इसका कंक्लूजन क्या निकला। ऑन ऑब्जर्विंग वेरियस 5 years प्लान। देखिए 5 years प्लान को देखा जाए तो इट इज़ क्लियर दैट एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन नेग्लेक्टेड। देखिए ये क्या है कि अगर 5 years प्लान्स को देखा जाए तो उसमें हमेशा क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया जाता है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी दैट मोर अटेंशन शुड बी पेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को अगर डेवलपमेंट देना चाहते हैं भाई जाहिर सी बात है आपकी जीडीपी को 30% इंप्रूवमेंट कराने के लिए जब एग्रीकल्चर ही जिम्मेदार है तो और एग्रीकल्चर में देखते हैं कि कई जो किसान वगैरह जो है आत्महत्या के जैसे सुसाइड वाला केस ज़्यादातर केस देखने को मिलता है और वो हमेशा कर्ज में रहते हैं, रेडी रहते हैं, वो बैंक वगैरह से लोन वगैरह वाला भी उनका काम रहता है। पैड टू डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। तो इस प्रकार से क्या पॉलिसी कोई लाना चाहिए जिसमें कि क्या हो सके पार्टिकुलरली जो है एग्रीकल्चर को भी आगे बढ़ाने में कुछ जो कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट का है, जो अदर जो स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसके साथ ही साथ जो वहाँ के स्थायी लोग हैं तो उनको भी कुछ सपोर्ट करना जरूर चाहिए। The government should be provide industry status to agriculture, as well as set a fair price to agricultural products, which will improve the condition of the farmers। देखिए फार्मर्स की कंडीशन तो भाई जाहिर सी बात है सुधारने की ज़रूरत है, सुधरने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा क्योंकि कंडीशन मैंने पहले ही बताया आप लोगों की सिचुएशन क्या रहता है। तो ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डिस्कशन ये रहा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन जो कि प्रेजेंट मोमेंट पर आधारित था और उसके साथ ही साथ जो तो ये जो था इसमें यहाँ पर ये भी बात किया गया आप लोगों के साथ कि करंट में भी क्या सिचुएशन है यहाँ पर एग्रीकल्चर के हम लोग की। तो कंक्लूजन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला बात क्या किया जाए यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज की जैसे स्टेटस के रूप में वो देती है कोई भी सपोर्ट करती है उसी प्रकार से एग्रीकल्चर में भी सपोर्ट करे और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक फेयर प्राइस वो डिसाइड करे और इस प्रकार से ही तब जाके क्या हो सकता है और अटेंशन करे लोगों का किसके प्रति एग्रीकल्चर के प्रति और लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो कंसंट्रेशन है वो आ सके जिससे कि इम्प्रूव हो कंडीशन किसकी फार्मर्स की। ठीक है और जानते हैं कि एक फार्मर्स जो होता है डिस्टेंस वो किसके लिए वर्क करता है जो चाहे उसके अलावा जितने भी जॉब आप लोग को मिलते हैं तो वो आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए रहता है। जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसान आप कंपनी को छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं, वहाँ से वहाँ छोड़ देते हैं। तो आप अपने कामों को बदल सकते हैं, लेकिन फार्मर्स जो होते हैं डिस्टेंस अपने कामों को नहीं बदल सकते। वो खेतों में काम करते हैं और खेतों में ही काम करते रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है लोग वर्क